अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 8 कोड 1349 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट किया था। पार्ट 1 कंप्लीट हो गया था। जैसे कि आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि आपने इसको दो डिफरेंट मेथड से सॉल्व करना है, यानी कि सेम क्वेश्चन को पहले आपने ग्रामर रूल्स के साथ भी सॉल्व करना है और मैट्रिसेस मेथड के साथ भी सॉल्व करना है। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है उसका पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। तो उससे देखें ग्रामर रूल्स के ज़रिए हमने उसे सॉल्व किया था। ठीक है, तो ये सारा लेक्चर कवर हो चुका है। और इससे देखें हमारे पास एक्स वेरिएबल की वैल्यू क्या आई थी कि अगर हम उसे फ्रैक्शन की फॉर्म में देखें तो हमारे पास एक्स वेरिएबल का आंसर आता है 1/3। और अगर इसको पॉइंट में देखें तो हमारे पास आंसर आता है 0.334। यानी कि अगर अगर इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो यह आता है। अदरवाइज़ एक्स का आंसर क्या 1/3। इसी तरीके से फिर हमने क्या किया था कि वाई वेरिएबल की वैल्यू फाइंड की थी। वाई वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करने से हमारे पास आंसर आया था -19/15। ठीक है, तो इसको इस तरीके से लिखते हैं -19/15। और अगर आप इसी कंडीशन को मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो आपके पास वाई का आंसर बनता है -1.2667। उसके बाद लास्ट था कि हमारे पास 3 वेरिएबल थे। तीसरा वेरिएबल था जेड की वैल्यू को फाइंड करना था। और जेड की वैल्यू को फाइंड करने से हमारे पास क्या आंसर आया था -46/15। अब -15 और माइनस माइनस क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो अगर आप इसको डिवाइड करें -46 डिवाइड बाई -15 तो माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास फाइनल आंसर जेड का बनता है 46 डिवाइडेड बाई 15। ठीक है, अब 46 डिवाइडेड बाई 15 जो है अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें और फिर अपना आंसर लिखें तो ये बनता है 3.0667। तो यहाँ पे आपने फिर नीचे यहाँ पे आपका तीनों कंप्लीट हो गए। तो आपने यहाँ पे लिखना है 10। ठीक है, ये इसका थोड़ा सा पार्ट रिमेनिंग था तो मैंने कहा मैं यहाँ पे आपको बता दूँ 10x = 1/3। उसके बाद उसका पॉइंट वाला आंसर भी मेंशन कर दें। एंड अगर आप पॉइंट में लिखना अपना आंसर पॉइंट में भी मेंशन करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये भी डिवाइड हो सकते हैं। लेकिन डिवाइड होकर आंसर किस में कन्वर्ट हो रहा है, डेसिमल में, तो बेशक दोनों आंसर लिख दें। ठीक है, और y का आंसर क्या आया था, y का आंसर आया था -19/15। और z का आंसर क्या है, z का आंसर है 46 डिवाइडेड बाई 15। और यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया, जिसको किस मेथड से सॉल्व करना था, ग्रामर रूल्स के ज़रिए। अब क्वेश्चन की दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपने इसी सेम क्वेश्चन को मैट्रिसेस मेथड के ज़रिए सॉल्व करना है। आपने यही वाला क्वेश्चन मैट्रिसेस मेथड के ज़रिए सॉल्व करना है और आपका मैट्रिसेस मेथड के ज़रिए सॉल्व करके भी सेम यही आंसर आने चाहिए। ठीक है, यानी एक्स का आंसर, वाई का, जेड का, मेथड आप कोई भी लगाएं, आंसर आपका सेम होना चाहिए। तो आप देखते हैं कि अगर सेम यही क्वेश्चन हो और मैट्रिसेस मेथड से सॉल्व करना है तो फिर आपने क्या करना है। अब देखें कि अगर आपने कौन सा मेथड लगाना है। अगर आपने मैट्रिसेस मेथड के ज़रिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, उस मेथड के ज़रिए सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना पड़ेगा कि अपनी जो इक्वेशन है उसको आपने मैट्रिसेस में कन्वर्ट करना है। और इक्वेशन आपके पास कौन सी थी, यही वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करें सेकंड मेथड के ज़रिए। तो इस इक्वेशन को आपने किससे सॉल्व करना है, पहले आपने इससे मैट्रिसेस क्रिएट करने हैं। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे, बी और ए, एक्स और बी, ये 3 मैट्रिसेस क्रिएट करेंगे जैसे ग्रामर रूल्स में किए थे। उसके बाद अगर आप मैट्रिसेस मेथड के ज़रिए सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो आपको क्या करना पड़ता है, अगर आप मैट्रिसेस मेथड के ज़रिए सॉल्व करें तो आपको इस मेथड के अकॉर्डिंग आपको वैल्यूज़ को फाइंड करना होता है। ठीक है, तो x = यानी कि वेरिएबल्स की वैल्यूज़ आप मैट्रिसेस मेथड के ज़रिए कैसे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे x, y और z की वैल्यूज़ पहले आप a जो आपके पास मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स ले लें और उसका इन्वर्स लेके अगर आप b से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास तीनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपने क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। अब इसमें देखें कि आपके पास तीन मैट्रिसेस हैं, यानी कि a का भी है, b का भी है, x का भी है, लेकिन आपके पास a का इन्वर्स नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, a का इन्वर्स फाइंड करना है। ए का इन्वर्स फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि आपने सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है कि अगर डिटर्मिनेंट का आंसर नॉट इक्वल टू 0 तो फिर ही इसका क्या होता है, इन्वर्स पॉसिबल होता है। अगर डिटर्मिनेंट का आंसर 0 के इक्वल आ जाए तो इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता। तो सबसे पहले आपने मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अब देखें कि मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट इसी तरीके से फाइंड होगा कि ए है, ये आपने फार्मूला अप्लाई करना है और इसके अकॉर्डिंग क्या करना है कि आपने ये आपके पास A11 की वैल्यू, A12 की, A13 की, और आपने कोफैक्टर फाइंड करने A11, A12, A13।
तो ये आपने कोफैक्टर फाइंड कर लेना है, ठीक है। कोफैक्टर उसी मेथड से फाइंड करना है, सेम वही फाइंड करने हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए डिटर्मिनेंट का आंसर आ जाएगा। ए का जो यानी कि आपका पास मैट्रिक्स ए है, इसका डिटर्मिनेंट आपके पास आ जाएगा -15। तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपने करना है, जब आप ए का डिटर्मिनेंट लेंगे, ठीक है, यहाँ पे मैं इसलिए ऊपर से बता रही हूँ क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने वो सारा डिटर्मिनेंट फाइंड किया हुआ है, ठीक है। अब उसी मेथड को थोड़ा और मेथड से करें, तो डिटर्मिनेंट वही वाला मेथड वाला आपने लगाना है। और फिर आपने नीचे लिखना है 10 डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0 सो इट्स इनवर्स इज़ पॉसिबल। तो आपने डिटर्मिनेंट ले लिया, डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आ गया, -15। अब आपने एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है, देखें कि एडजॉइंट फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है, और वो फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए आप कैसे फाइंड कर सकते हैं कि अगर आप ए के मैट्रिक्स ए के कोफैक्टर फाइंड कर लें और उन कोफैक्टर का अगर आप ट्रांसपोज ले लें तो आपके पास एडजॉइंट का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि आपके पास ए मैट्रिक्स के कोफैक्टर नहीं है। मैंने आपको कहा था कि जब आपने एडजॉइंट फाइंड करना है तो जितने मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स होंगे आपको उतने कोफैक्टर फाइंड करने पड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, इस मैट्रिक अपना मेन मैट्रिक्स ओपन करें और उसमें देखें कि आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं। आपके पास 9 एलिमेंट्स होंगे, तो इट्स मीन आपको 9 के 9 कोफैक्टर फाइंड करने पड़ने हैं, ठीक है। कोफैक्टर फाइंड करने का सेम मेथड है, मेथड में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट के लिए हम पहले 3 कोफैक्टर फाइंड करते हैं, लेकिन एडजॉइंट के लिए हमें 9 के 9 डिटर्मिनेंट कोफैक्टर फाइंड करने होते हैं। तो यहाँ पे पहले आप एक A11 का कोफैक्टर फाइंड करेंगे, A12 कोफैक्टर फाइंड करेंगे, A13 कोफैक्टर फाइंड करेंगे ओरिजिनल मैट्रिक्स को सामने रखते हुए, ठीक है। तो क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये तीनों डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिए थे, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने A11 का कोफैक्टर फाइंड किया तो हमारे पास आंसर आया था 10। फिर अपने A12 का कोफैक्टर फाइंड किया तो आंसर आया था 13, और A13 का कोफैक्टर फाइंड किया था तो आंसर आया था -22। तो ये 3 कोफैक्टर आपने वही वाले उनके आंसर लिख देने हैं, दोबारा से इन कोफैक्टर्स को फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पहले फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे डायरेक्ट इनके आंसर लिख दिए। अब यहाँ पे A21, A22, A23 इनका अभी तक ये कोफैक्टर फाइंड नहीं किए, तो इनके कोफैक्टर आपने फाइंड करने उसी मेथड से। सबसे पहले आपने -1 लिखना है, 2 पैरेलल लाइंस लगाने हैं। इसका क्या मतलब है, तो दूसरी रो और पहले कॉलम को इग्नोर कर दें। दूसरी रो पहले कॉलम को इग्नोर करने के बाद रिमेनिंग एलिमेंट्स आपने लिख देने हैं। दूसरी रो और दूसरे कॉलम को इग्नोर करने के बाद रिमेनिंग एलिमेंट्स लिख देने हैं। दूसरी रो तीसरे कॉलम को इग्नोर करने के बाद जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो लिख देने हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपने क्या करना है, आपने इसी तरीके से तीसरी रो पहले कॉलम को इग्नोर करके रिमेनिंग एलिमेंट्स लिखने हैं। फिर आपने तीसरी रो दूसरे कॉलम को इग्नोर करके रिमेनिंग एलिमेंट्स लिखने हैं, और फिर तीसरी रो तीसरे कॉलम को इग्नोर करके रिमेनिंग एलिमेंट्स लिख देने हैं, ठीक है। और फिर आपने क्या कर लेना है, इनको सिंप्लीफाई करना है। जब जैसे आपने इन 3 को सिंप्लीफाई किया था उसी तरीके से आपने इनको सिंप्लीफाई करना है। तो आपके पास A21 का आंसर आएगा -2, A22 का आंसर आएगा -5, A23 का आंसर आएगा 5, A31 का आंसर आएगा -5, A32 का आंसर आएगा -2, A33 का आंसर आ जाएगा 8। तो ये आपके पास क्या आ जाएंगे, आपके पास कोफैक्टर्स आ जाएंगे। अब आपने इनके कोफैक्टर्स को इनकी प्लेसेस पे लिखना है। सबसे पहले आपको पता है कि मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, AC। अब आपने क्या करना है कि ये जो आपने आंसर्स फाइंड किए इनके ज़रिए आपने क्या बनाना है, पूरा एक मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। सबसे पहले आपको पता है कि हम किस चीज़ का आंसर लिखते हैं, A11 का। तो A11 का हमारे पास क्या है, 10। फिर A12 का लिखना है, A12 का क्या आंसर आया था, 13। फिर आपने लिखना है A13 का आंसर क्या आया था, -22। फिर आपने लिखना है A21 का कोफैक्टर क्या फाइंड किया हमने, -5। फिर हमने लिखना है A22 का कोफैक्टर क्या फाइंड किया, -5। फिर हमने लिखना है A23 का कोफैक्टर, उसका क्या कोफैक्टर था, 5। तो यहाँ पे आपने 5 लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट लिखना है, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, A31 का कोफैक्टर। A31 का कोफैक्टर है -5, A32 का कोफैक्टर है। अच्छा, अब आगे देखें कि हमारे पास क्या है। A31 का कोफैक्टर फाइंड किया था तो -5, A32 का कोफैक्टर फाइंड किया था तो -2, A33 का कोफैक्टर फाइंड किया था तो 8। तो ये आपने वो उसी मेथड के अकॉर्डिंग, जिस तरीके से आपके पास मैट्रिसेस होते हैं, आपने उसी के अकॉर्डिंग
आपने उसी के अकॉर्डिंग क्या करने होते हैं, उनके कोफैक्टर लिखने होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास एक नया मैट्रिक्स क्रिएट हो जाएगा और इस मैट्रिक्स को आप नाम देंगे ए कोफैक्टर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ए के कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज लेना है, क्योंकि अगर आप ए के कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज लेंगे तब आपके पास एडजॉइंट का आंसर आएगा, ठीक है। तो आपने ए के कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज लेना है। तो यहाँ पे देखें ट्रांसपोज हम कैसे लेते हैं कि अपनी रो को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कॉलम के अंदर। तो यहाँ पे 10, 13, 22 पहली रो है, इसको कन्वर्ट कर दें कॉलम में, 10, 13, -22, ठीक है। फिर है हमारे पास रो वाइज देखना है, -5 और 5, इसको कॉलम वाइज लिखना है, -5 और 5। फिर यहाँ पे आपके पास ये है रो और इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। अब ये जो आपके पास नया मैट्रिक्स क्रिएट हुआ है, ये आपके पास है एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। डिटर्मिनेंट पहले फाइंड कर लिया था, एडजॉइंट ऑफ ए अब फाइंड कर लिया है। अब आप इन्वर्स इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है, इन्वर्स का फार्मूला होता है कि एडजॉइंट ऑफ ए को, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए के जो आपने एलिमेंट्स फाइंड किए हैं उनको डिवाइड कर दें डिटर्मिनेंट ऑफ ए के, जो आपने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड किया। तो ए का डिटर्मिनेंट फाइंड किया था तो आंसर आया था -15। अब उसके ज़रिए आपने ईच एलिमेंट को, यानी कि ये सारे एलिमेंट्स जो हैं इनको -15 पे डिवाइड करते जाना है, ठीक है। 10 को -15 पे डिवाइड करें, इसको -15 पे डिवाइड करें, इसको -15 पे डिवाइड करें, सारी वैल्यूज़ को, यानी कि ये सारे जो एलिमेंट्स हैं -15 पे डिवाइड कर दें, तो आपके पास ये कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। आप देखें कैलकुलेटर के ऊपर अगर आप 10 को डिवाइड कर दें -15 से तो आपके पास आंसर आएगा। अच्छा, आप देखें कि अगर आप इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड करके देखें, ये है हमारे पास 10, ऊपर है हमारे पास क्या है 10, और नीचे हमारे पास कौन सी अपॉन वैल्यू हमारे पास कौन सी है 15। तो इनको डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है -2/3। तो यहाँ पे लिखा है -2/3। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास कौन सी वैल्यू है, -5 डिवाइडेड बाय -15। तो यहाँ पे देखें -5 डिवाइड बाय -15 अगर हम करें सॉल्व तो हमारे पास आंसर आता है 1/3। इसी तरीके से आपने सारी वैल्यूज़ को डिवाइड करते जाना है तो आपके पास ये आंसर आ जाएंगे, ठीक है। अब ये आपके पास किस चीज़ का आंसर आए, ये आपके पास आए ए का इन्वर्स, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें कि आपने क्या करना है कि आपने अपनी इक्वेशन दोबारा से लिखनी है। इस इक्वेशन को लिख के आपने क्या करना है कि ए के, आपके पास ए का इन्वर्स पहले नहीं था, अब आपने ए का इन्वर्स फाइंड कर लिया। ए का इन्वर्स फाइंड करने से आपके पास ये आंसर आ गए, ठीक है। अब इन आंसर्स को आपने बी मैट्रिक्स की वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करना है। किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है कि ये ईच जो है वैल्यू वो इसके, ये एक मैट्रिक्स है, ये सेकंड मैट्रिक्स है। आपने इसकी एक रो ले लेनी है, पहले आपने इसकी एक रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकंड रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर थर्ड रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। अब ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है, ये थर्ड एलिमेंट है, ठीक है। और इसमें इस मैट्रिक्स में देखें तो ये फर्स्ट है, इसमें ये सेकंड है और ये थर्ड है। फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, सेकंड वाला एलिमेंट सेकंड के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, जैसे पहले करते आए हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इस मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब ये देखें, ये आपने लिखा -2/3, इसको मल्टीप्लाई करना है आपने 5 के साथ। ये 1/3, इसको मल्टीप्लाई करना है 8 के साथ, क्योंकि ये भी 2 है और ये भी 2 है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 1/3 को मल्टीप्लाई करना है, ये 3 है और ये भी 3 है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। इसी तरीके से नीचे देखें तो ये भी 1 है, ये 2 है और ये 3 है। अब आपने इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसको इग्नोर कर दें। अब यहाँ पे फर्स्ट है और यहाँ पे फर्स्ट है, अब ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब सेकंड रो कंप्लीट होगी, फिर आपने थर्ड रो की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे देखें तो ये आपकी फर्स्ट वैल्यू है, ये आपकी सेकंड वैल्यू है और ये आपकी थर्ड वैल्यू है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है। अपने मैट्रिक्स में देखें तो ये आपके पास फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। तो आपने देखें ये फर्स्ट है, इस फर्स्ट वाली वैल्यू को इस फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड वाली वैल्यू को सेकंड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, थर्ड वैल्यू को थर्ड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आप इस तरह करेंगे तो आपके पास यहाँ तक एक नया मैट्रिक्स क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स को आपने क्या करना है, फर्दर सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये दो आपस में इनके देखें, पहले आप देखें कि इसमें कोई वैल्यू कटिंग होती है तो उसको कट कर दें ताकि सिंप्लीफाई हो जाए, ठीक है। तो ये वही सारा जो मैंने ऊपर समझाया ये मैंने यहाँ पे डिटेल से लिखा है एक एक वैल्यू को। आप देखें 3 को 3 से कैंसिल कर दें, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, तो ये 3 कैंसिल हो जाते हैं आपस में। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 15, यहाँ पे देखें 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15, और यहाँ पे देखें 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, और देखें ये भी कैंसिल हो रहा है, ये 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। अगर आपने कटिंग नहीं करनी तो आप इसको डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हैं। तो आपने जितनी कटिंग होती है उसको कटिंग कर लें,
फिर बाकी जो रिमेनिंग है उसको डिवाइड कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये जो वैल्यू थी आपस में कटिंग नहीं हुई, ठीक है। तो हमने इसको क्या करना है, डिवाइड करके सॉल्व करना है। डिवाइड कैसे करेंगे कि ये देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है -2 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 3। तो आपने पहले इन दो वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 पे डिवाइड करना है। यानी कि आपने क्या करना है, -2 मल्टीप्लाई बाय 5 करना है, तो आपके पास आंसर आएगा -10, ठीक है। और नीचे 3 आपने एज इट इज़ लिख देना है, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या 1 और 8 को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 1 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा और नीचे 3 एज इट इज़ आ जाएगा। अब 1 और 1 हमने कैंसिल कर लिया था। अगर आपने नहीं कैंसिल करना तो आप 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 और डिवाइड में क्या आ जाएगा 3। तो आप अगर आपने कैंसिल कर दिया तो ये 3 और 3 कैंसिल हो गया था। यहाँ रिमेनिंग क्या 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। उसके बाद यहाँ पे इनको कैंसिल कर दिया था, यहाँ पे -13 है और यहाँ पे 1 रिमेनिंग है। तो यहाँ पे 13 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -13 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -13 और नीचे कौन सी वैल्यू है 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें 8 और नीचे क्या आ जाएगा 3। तो इस तरीके से आपने सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ तक हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आपने एलसीएम लेना है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें तो आपके पास क्या है -10/3, यहाँ पे देखें 8/3, यहाँ पे देखें 1 है। 1 के नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो इसमें यहाँ पे क्या 1 है, ठीक है। तो आपने एलसीएम लेना है। यहाँ पे 3 और 3 है, 3 और 3 को यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे क्या है 3 और यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो इसमें यहाँ पे 1। इनका एलसीएम ले, 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 1 एज इट इज़। एलसीएम में क्या आता है 3 और 1, 3 और 1 को अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। अब देखें यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि अभी आप इन वैल्यूज़ को इग्नोर करके सिर्फ ऊपर वाली वैल्यूज़ को देखें। यहाँ पे हमारे पास कौन सी वैल्यू है 3 और यहाँ पे हमने एलसीएम लिया तो 3। अब देखें कि 3 के टेबल में ये वाला 3 कब आता है, अगर हम 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर लिख दें। 3 के टेबल में ये वाला 3 कब आता है, अगर हम 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये ऊपर लिखते जाना है, ठीक है, वर्किंग। अब यहाँ पे 1 है, अच्छा। अब यहाँ पे 1 की टेबल, यहाँ पे नीचे क्या है 1 और यहाँ पे क्या है 3। 1 के टेबल में 3 कब आएगा कि अगर आप 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 1 को मल्टीप्लाई कर दें 3 के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें -10 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -10, यहाँ पे प्लस 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 8, यहाँ पे प्लस और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 और नीचे वही वाला आ जाएगा एलसीएम का आंसर 3। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर लें, इन सब को सिंप्लीफाई करें तो आपके पास 1 आ जाएगा और एलसीएम का 3, तो यहाँ पे 3 आ गया। तो x का आंसर हमारे पास आ गया 1/3। और अगर आप इसको डिवाइड करके लिखें तो ये आपके पास फाइनल बनता है 0.334 0.333 और 4, ठीक है। अब आपने y की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास क्या लिखा है -13/3। अब आपने इस 3 का और इस 5 का एलसीएम लेना है, ठीक है। तो इन तीनों का एलसीएम लें। मैं यहाँ पे कर देती हूँ कि ये देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, नीचे 3 3 और 5। इसका एलसीएम लें। एलसीएम कैसे लेना है, देखें 3 के टेबल में ये कब आता है 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 5 नहीं आता, एज इट इज़ लिख दें। फिर 5 के टेबल में 1 कब आता है 5 1 ज़ा। तो ये क्या होता है 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 3 5 ज़ा क्या होता है 15। तो इसका एलसीएम लेंगे, इस सेकंड वाली रो का एलसीएम लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 15। अब 15 देखना है कि इन पे कब आता है, ठीक है। यानी कि 3 के टेबल में 15 कब आता है कि अगर हम उसको आप देखें। अब यहाँ पे हमारा एलसीएम लेने से क्या आंसर आया 15, ठीक है। अब देखें 3 के टेबल में 15 कब आता है कि अगर हम इसको 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 15 आता है। तो मल्टीप्लाई बाय 5 ऊपर लिखते हैं। 3 के टेबल में 15 कब आता है कि अगर हम 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये भी ऊपर लिख दें। 5 के टेबल में 15 कब आता है कि अगर हम 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें, तो ये आप ऊपर लिख दें। मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है। -12 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -65। 8 को 1 से मल्टीप्लाई 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 6, ठीक है। यहाँ पे देखें ये हमारे पास था। अब ये किससे मल्टीप्लाई हो गया है, ये -13 मल्टीप्लाई हुआ 5 के साथ तो ये आ गया। इस तरीके से आपके पास ये आंसर आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -19 और नीचे डिटर्मिनेंट का आंसर एलसीएम का आंसर क्या है 15। इसी तरीके से अब आपने z का फाइंड करना है। z के देखें यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे क्या है 3 और यहाँ पे है क्या 5, ठीक है। तो ये देखें 3 3 और 5। अब 3 3 और 5 का दोबारा एलसीएम लें, ठीक है। 3 के टेबल पे 3 1 ज़ार 3 1 ज़ार
3 1 और 5 एज इट इज़ आ जाएगा, 5 1 1 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इनको करें तो ये आपके पास क्या आता है 15, यानी कि इस थर्ड रो का अगर आप एलसीएम ले लें तो थर्ड रो का एलसीएम भी आपके पास क्या आता है 15। अब आपने क्या करना है, आपने देखना है कि 3 के टेबल में ये आपके पास एलसीएम आ गया 15। 3 के टेबल में बताएं 15 कब आता है, कि अगर हम 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये ऊपर लिख दें। 3 के टेबल में 15 कब आता है, कि अगर हम 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। 5 के टेबल में 15 कब आता है, कि अगर हम इस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें। तो वो मल्टीप्लाई बाय वैल्यू आपने ऊपर लिखते जाना है। अब आपने 22 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। 22 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 110 आता है। -8 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो -40 आता है, और -8 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो -24 आता है। ये मैंने यहाँ पे आंसर लिखे हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि ये आपके यहाँ तक आ गए, इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे 46 आ जाएगा, और नीचे क्या है हमारे पास 15। यहाँ ये आपके पास z की वैल्यू है, ठीक है। और अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो पॉइंट में भी आंसर लिखना चाहें तो आपके पास ये आता है, ठीक है। तो आपने नीचे फाइनल लिखना है 10x = 1/3 और पॉइंट में लिखना है, ठीक है। अब ये x का आंसर क्या 1/3, y का आंसर क्या -19/15 और z का आंसर क्या 46/15। तो ये आपका फ्रैक्शन में आंसर है और ये आपका डेसिमल में आंसर है। अब देखें मेथड 1 यूज़ करें या मेथड 2 यूज़ करें, आपका आंसर एग्जैक्टली सेम आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है वो कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने किस मेथड से सॉल्व किए, मैट्रिसेस मेथड से, ठीक है। ठीक है, मैट्रिसेस मेथड में बस आपने ये क्वेश्चन सामने रखनी है और इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने इन्वर्स फाइंड करना है और इस इन्वर्स को b से मल्टीप्लाई कर देना है। और इन्वर्स फाइंड करने के लिए आपको क्या एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट की ज़रूरत होती है। पहले आप एडजॉइंट फाइंड करेंगे, जब आपके पास एडजॉइंट का आंसर आ जाएगा उसको फिर आपने क्या करना है, यहाँ तक आपकी सारी वर्किंग किसकी थी, एडजॉइंट फाइंड करने के लिए। फिर आपके पास जब एडजॉइंट का आंसर आ जाएगा उसको आपने बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो बी मैट्रिक्स के साथ ऐसे फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगी, सेकंड के साथ, थर्ड के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको सिंप्लीफाई करना है और फिर आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करते हुए एक लास्ट पे आपने क्या कर लेना है, एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा। ये आपका फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिखा हुआ है और डेसिमल की फॉर्म में भी लिखा हुआ है। तो बेशक अगर आप डेसिमल की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करना चाहते, फ्रैक्शन की फॉर्म में सिर्फ लिखते हैं तब भी ठीक है, ठीक है। तो ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें कि नहीं। यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट किया था उसका जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है, जिसको हमने मैट्रिसेस मेथड से भी देखा है और क्रैमर रूल्स के ज़रिए भी देखा है।